आप जुड़ना चाहते हैं, जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू बैचेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। एटम 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है, 18 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्टेड है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बैचेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। डिफरेंट ऑफरिंग्स आपके पास हैं, डिफरेंट 8 पेपर 2 है पेपर 1 के साथ, तो आप इनका सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, पढ़ के हमारे साथ मिलके पढ़ना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 का यहाँ पे कंप्लीट कॉम्बो जो है उसमें टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स एंड साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड होगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी। अगर केवल पेपर 2 लेना है तो आप पेपर 2 ले सकते हैं। हैंडबुक्स आपको हार्ड कॉपी में मिलने वाली है, ठीक है, तो आपके घर तक डिलीवर करवा दी जाएंगी पेपर 1 एंड पेपर 2 की हैंडबुक। अगर केवल पेपर 2 लेते हो तो केवल पेपर 2 की हैंडबुक आपको मिलेगी, पेपर 1 लेते हो ओनली तो पेपर 1 की हैंडबुक आपको मिल जाएगी। 20% का डिस्काउंट चल रहा है, अर्ली एक्सेस बेनिफिट है। अगर आप एटम कोड ATOM कोड यूज करते हो तो 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सभी की सभी ऑफरिंग्स पे। तो ये सारी चीजें हैं, ये फीचर्स हैं। आपके लिए लाइव सेशंस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। कुछ भी आपको डाउट्स आ रहे होते हैं तो आप डाउट सेक्शन में डाउट्स डाल सकते हो, लाइव क्लासेस में टीचर से पूछ सकते हो एंड आपके डाउट्स सोल्व हो जाते हैं। चलिए, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और एप्लीकेशन डाउनलोड सिर्फ कोर्सेज के लिए नहीं, आपको बहुत कुछ फ्री मटेरियल भी यहाँ से एक्सेस हो जाता है, जैसे कि यूट्यूब क्लासेस की PDF जो है वो आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सारे रिसोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जो भी क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। काफी बच्चे बोल रहे थे कि आंसर्स बता दो, तो क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए, और जिनका भी पेपर है आने वाली शिफ्ट्स में उनके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से लेवल पता लगेगा। और कल सुबह 9 बजे भी मैं एक सेशन लेके आ रही हूँ। आज मैं आपको जो क्वेश्चन पूछे गए उन पे डिस्कशन करवा रही हूँ, लेवल बता रही हूँ। कल हम करेंगे सुबह 9 बजे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व, कि और क्या क्या तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और जो नए टॉपिक्स हैं जो अभी तक टच नहीं किए गए हैं उन टॉपिक्स से भी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो ये 2 क्लासेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने में। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर, एंड लिंक को शेयर कर दो फटाफट सभी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये आपके लिए है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही ये सेशन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। ये बोल रहे स्पीड है ट्रेन की 63 किलोमीटर पर आवर, लेंथ आपको दे रखी है ट्रेन की 100 मीटर। अगर ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 20 सेकंड में, तो बताओ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगी। वेरी गुड इवनिंग पूजा जी, वेलकम टू द क्लास। बताइए इसका करेक्ट आंसर। देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड है, वी हैव टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे ट्रेन भी है और प्लेटफॉर्म भी है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की जो लेंथ होगी वो टोटल डिस्टेंस हमारे लिए हो जाएगा जो हमें कवर करना रहेगा। तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। और मुझे ये पता है कि जो ट्रेन है वो 100 मीटर की है, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकाल लूं स्पीड और टाइम की हेल्प से, उसमें से 100 मीटर माइनस कर दूं तो मेरे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, चलिए करते हैं। स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 63 इंटू 5/18, ठीक है, 5/18 करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे 6 के टेबल पे, यहाँ पे 3 पे चला जाएगा, 3 के टेबल पे करोगे यहाँ पे 6 पे चला जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 21 पे जाएगा। देन इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे पॉइंट्स में नंबर बचेगा, बट हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 3.5 पे जाएगा। 3.5 को मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, 15 और आधा 17.5 मीटर पर सेकंड मेरे पास स्पीड निकल के आ गई, ठीक है, स्पीड है। टाइम कितना है, 20 सेकंड, 17.5 इंटू 20 मुझे करना है। अब देखो, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी 175,
20 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना बनेगा, इसका डबल, तो ये बन जाएगा 350, है ना। अब मेरे को ये पता है कि टोटल डिस्टेंस 350 है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो मुझे निकालनी है और ट्रेन की लेंथ 100 है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ विल बी 350 माइनस 100 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 250। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ये कॉमर्स शिफ्ट में पूछा गया था, इस तरीके का ही सेम क्वेश्चन। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at 8% per annum for 1.5 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखने वाली, कि टाइम कितना है और कंपाउंड किस तरीके से हो रहा है। ये बोल रहे हैं हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब हर 6 महीने के बाद क्या हो जाता है, जो प्रिंसिपल है ना उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। और क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना मैम क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, तो हर 6 महीने के बाद मेरा प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 ईयर्स है, तो अब मेरे पास आधे साल में पैसा वो रहा है, ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट ऐड हो रहा है प्रिंसिपल में, तो मेरे पास जो टाइम होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हाफ ईयरली के केस में टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 हाफ ईयर्स मेरे पास बन जाएंगे। और जो यहाँ पे रेट है वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आधा रेट अब होगा, तो 4% पर हाफ ईयर यहाँ पे रेट आ जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है, जब भी टाइम 3 दे रखा हो तो हमें क्या करना है, रेशो लेनी है, और वो रेशो क्या है, 3:3:1। अब ये रेशो अगर हम लेके चलेंगे तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमारे पास क्या है मैम, 10,000 रुपए है। ठीक है, इस पे पहले 4% का ब्याज लगेगा, कितना बनेगा, 10,000 का 4%, 400। ठीक है, फिर ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 400 का 4% लूंगी, 400 का 4% निकाला, ये निकल गया 16। अब 16 का 4% मुझे लेके चलना है, इसको सॉल्व करूंगी तो 0.64 निकल के आ जाएगा, 16 4 64 होता है, 2 जीरो के पहले पॉइंट लगा दिया। अब मैंने आपको एक रेशो जो याद करवाई थी, वो रेशो से इसको मल्टीप्लाई करो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.64, टोटल करोगे आप 1248.64, ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1248.64 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन कल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, 7 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, ये सेम क्वेश्चन नहीं था, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो बच्चों ने बताया था, ये एक्सपेक्टेड लेके चलो, इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो भी है मेरे पास, पहले इसको सॉल्व करो। सम ऑफ द सैलरीज ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड इज ₹42,000, wife spends 75% of her salary and husband spends 90% of his salary. Now if their salary are the same, if their savings, अगर वो जो सेविंग करते हैं वो सेम है, तो उनकी रेशो क्या होगी सेविंग्स की, ये आपको बतानी है।
एंड अगर आप लोग आंसर करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, साथ साथ आपकी भी प्रिपरेशन होती रहेगी। सिर्फ क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखने से मैथ्स में और डीआई में बात नहीं बनेगी। यहाँ पे आपको सैलरी का सम दे रखा है कि दोनों मिलके इतना पैसा कमाते हैं और इतना इतना पैसा वो खर्च कर देते हैं और बचाते हैं बचा हुआ पैसा, ठीक है। जैसे अगर जो वाइफ है वो 75% अगर एक्सपेक्ट कर रही है, खर्चा कर रही है, तो 25% बचा लेगी। और जो हस्बैंड है वो अगर 90% खर्चा कर रहा है तो वो 10% बचा लेगा। तो 25% जो वाइफ की इनकम है उसका और जो 10% हस्बैंड की इनकम है उसका, वो दोनों क्या है, सेम है। अब ये दोनों सेम है तो इसके बिहाफ पे आपको अपना आंसर निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही बनने वाला क्वेश्चन में से एक है। आपसे रेशो पूछी है वाइफ और हस्बैंड की जो सेविंग्स है उसकी रेशो क्या होगी। तो पूरे क्वेश्चन में से मुझे ये चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे जो सैलरी है वाइफ और हस्बैंड की वो टोटल 42,000 है, उससे मेरे को नहीं लेना क्योंकि मेरे को रेशियो बतानी है। तो रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का। अगर 75% खर्च हो रहा है, 25% बच रहा है, 90% खर्च हो रहा है तो 10% बच रहा है। अब 25% है वाइफ की सैलरी का, वो 10% है हस्बैंड की सैलरी के, ठीक है, इक्वल है ये दोनों। तो वाइफ और हस्बैंड की जो यहाँ पे रेशियो होगी सेविंग्स की वो कितनी हो जाएगी, 10/25, दैट इज 2/5। तो वाइफ और हस्बैंड की पूछी हुई है, पहले वाइफ है फिर हस्बैंड है, तो यहाँ पे 2:5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। ये था एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कल, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे और रेशो में पूछे जा सकते हैं। मैन एंड वुमेन की सैलरी हमें 2 लाख रुपए दे रखी है, सैलरी की रेशो दे रखी है यहाँ पे 5:3, ठीक है। और ये बोल रखा है कि जो मेन है वो 60% खर्चा कर देता है, वुमेन है जो 40% खर्चा कर देती है। तो आप ये बताओ इनकी सेविंग्स की रेशो क्या होगी। वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो यहाँ पे टोटल इनकम दे रखी है, ठीक है, और रेशो भी दे रखी है। तो इस रेशो से मैं ये निकाल सकती हूँ कि जो मेन है उसकी सैलरी कितनी है, 1,25,000, और जो विमेन है उसकी सैलरी कितनी है, 75,000। कैसे निकाला, 2 लाख का 5/8 किया, 2 लाख का 3/8 किया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 25,000 को मल्टीप्लाई किया 5 से और 3 से, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब ये बोल रहे हैं 60% खर्चा कर देती है और यहाँ पे ये 40% खर्चा कर देती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका 60% और 40% अगर खर्च कर रही है तो बचाएंगे कितना, जो मेन है वो बचाएगा 60%, ठीक है, 1,25,000 का 60% वो सेव कर लेगा, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि ये जो विमेन है वो कितना बचाती है, वो बचाती है यहाँ पे वो खर्चा करती है 40%, तो वो बचा कितना लेती है, वो बचा लेती है 60%। अरे यहाँ पे 40 आएगा क्योंकि 60% तो खर्चा कर रहा है ना, 60% खर्चा कर रहा है तो 40% बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे विमेन जो है 40% खर्चा करती है तो 60% बचा लेगी। तो आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 पे चला जाएगा और ये 2 पे, तो 10:9 ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि जो मेन है और विमेन है उनकी सेविंग की रेशो ये है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में अगर आ रही हो
तो वो ये हो सकती है कि मैम हमने जरूरी क्यों लिया यहाँ पे 1, 25 और 75। वही चीज यहाँ पे आपको सिखाती हूँ कि जब आपको रेशो दे रखी हो ना तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इन फिगर्स, क्योंकि आपको रेशो दे रखी थी, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म दी हुई है, इसी का ही 40% लेना था और इसी का ही ये 3 का ही 60% लेना था। क्यों? क्योंकि इनमें जो कॉमन टर्म है वो तो दोबारा कैंसिल आउट हो जाएगी जब दोबारा आप रेशो लोगे। तो यहाँ पे काफी बच्चों ने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसको आपको कंसीडर ही नहीं करना, डायरेक्टली 5 और 3 लो, जितना पोर्शन बच रहा है उसको लो और यहाँ पे सॉल्व करो। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने इनका 40% और 60% लिया 5 और 3 का, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं बोल रखी थी कि आपके पास ये जो सेविंग है वो बराबर है, ऐसा नहीं था, इसीलिए यहाँ पे ये रेशो दे रखी थी। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उस क्वेश्चन में आपको इनकम की रेशो नहीं दे रखी थी, वहां पे आपको ये बोल रखा था कि सेविंग सेम है, इस वजह से मैं उस इक्वेशन को इक्वेट कर पाई थी, इक्वेट करके मैंने आंसर निकाल लिया था। अब यहाँ पे मैं इक्वेट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इक्वल नहीं है, बट हाँ मुझे ये पता है कि ये जो इनकी रेशो है उसका कितना कितना प्रतिशत ये सेव कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करके 10/9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, ये 2 पे ये 3 पे, तो आप देख सकते हो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो 10:9 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस हैं जो सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो सीरीज वाले हम अगर बात करें तो वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बने थे। ये जो क्वेश्चन बना था ये बना था CS शिफ्ट में, ये जो 2 क्वेश्चन बने थे ये बने थे कॉमर्स शिफ्ट में। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग कितना ज्यादा पूछा जा रहा है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप थोड़ा ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देन इसके बाद देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 3, 14, 39, 84। एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव भी ले लो, ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो कि ऑप्शंस क्या क्या थे। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि डिफरेंस देखो कितना है, 3 से 14 मतलब थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस। फिर अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये भी थोड़ा ज्यादा डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, 14 और 39 में कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। फिर इसमें अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, 45 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस काफी रेट से बढ़ रहा है। जब भी डिफरेंट काफी रेट से बढ़ता है, 2 गुने से या उससे भी ज्यादा से थोड़ा सा हमें चेंज दिखाई दे रहा है और एक कॉमन पैटर्न मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो इस केस में हमेशा और हमेशा स्क्वायर या क्यूब कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो वही पैटर्न मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है और इसी पैटर्न को फाइंड आउट करके मेरे पास यहाँ पे आंसर बनेगा। बट यहाँ पे देखते हैं कि क्या पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 3 है तो 3 को 11 से ऐड कर रही हूँ, 14 आ रहा है, कुछ मेरे माइंड में सबसे पहले चीजें नहीं जाएंगी। स्क्वायर अगर मैं करूं तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 का स्क्वायर -1 किया जा रहा है, फिर अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो उसमें तो फिर ऐड हो रहा है, 3 स्क्वायर +1 +4 हो रहा है, 5 हो रहा है, तो ये कुछ चीजें बन नहीं रही। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या है, थोड़ा सा और ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चीजें मुश्किल से स्ट्राइक होंगी। मैं बोलूंगी टफ क्वेश्चन था काफी। ठीक है, जिन्होंने भी सही किया है तो वेरी गुड, अदरवाइज यहाँ पे देख लो कि पैटर्न क्या था। आने वाली शिफ्ट में जिनका पेपर है वो ये समझ के जाना कि इस पैटर्न से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे 1 का क्यूब
1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1, ये लेके चल रहे हो आप। 1 + 1 इज 3। फिर 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1, तो 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है एंड 2 की पावर 1 है तो 2 रहेगा, तो यहाँ पे 14 आ गया। देन 3 का क्यूब है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 3 की पावर 1 है, तो 27 प्लस 9 प्लस 3, यहाँ पे हम देख रहे हैं 39 आएगा। सिमिलरली 4 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है और 4 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 64, 16 4 जा 64 प्लस 16 प्लस 4, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 84। अब हम करेंगे 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1, तो 125 प्लस 25 और प्लस 5, तो 125 और 25 150, 150 और 5 155, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो 155 है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी 155 आंसर लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AABDCIDP, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन में यहाँ पे आपको दे देती हूँ। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। EZ, EF, EY या FZ? पैटर्न ड्रॉ करना है यहाँ पे भी। जब भी आपके पास 2 या 3 डिजिट होती हैं तो डिजिट वाइज देखो, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे भी फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट और यहाँ पे भी फर्स्ट, इनमें क्या रिलेशन है। सिमिलरली सेकंड वाले में रिलेशन देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, वो भी इस चीज को समझ के जाएंगे और जो टॉपिक टच नहीं हुए हैं उनको भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कल सुबह भी 9 बजे आपके लिए सेशन लेके आ रही हूँ और उस सेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही मैं डिस्कस करवाने वाली हूँ। ठीक है, कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए क्या चीज हो रही है, AABDCI और DP, तो यहाँ पे A के साथ यहाँ पे +1 हो रहा है, B +1 हो रहा है, C +1 हो रहा है, D, तो यहाँ पे भी +1 होगा, E बन जाएगा, बट 3 ऑप्शन में है। ठीक है, आगे चलो। A के बाद D आ रहा है, मतलब यहाँ पे +3 हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ। फिर यहाँ पे I आ रहा है, 4 के बाद I मतलब फोर्थ पोजीशन, और यहाँ पे 9th पोजीशन मतलब +5 हो रहा है। फिर 9th पोजीशन और ये 18th पोजीशन है ना। P की जो वैल्यू, नहीं सॉरी 16th पोजीशन है, तो 9 और 16 मतलब +7 हो रहा है, तो आगे क्या होगा, +9 होगा। तो 16 में जब मैं 9 ऐड करूंगी तो 25 बनता है, और 25 पोजीशन किसकी होती है, Y की होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 3 7 15 31, आगे वाला नंबर क्या होगा। DI भी सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके बाद DI सॉल्व करेंगे। वन 3 7 15 31, नेक्स्ट नंबर विल बी, ऑप्शंस दूं क्या इसके भी, ऑप्शंस ले लो। 81 64 65, एक मिनट, 65 नहीं 68 एंड डी ऑप्शन इज 63। चलिए बताइए इसका आंसर। 62,
आप एक स्टेप मिस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट बन सकते हैं, मतलब वेज बन सकते हैं। एक तरीका 2 का स्क्वायर -1, 2 की पावर 1 -1, 2 का स्क्वायर -1, 2 का क्यूब -1, 2 की पावर 4 -1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 -1, तो 2 की पावर 6 -1, मतलब 64 में से 1 माइनस कर दो, 63। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पर ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, डिफरेंस देखो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 32 का डिफरेंस होगा। 31 और 32 को ऐड करोगे 63 आ जाएगा। अगेन 63 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है, 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, +1 करो। 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, +1 करो। 1 into 2, 2, 2 plus 1 is 3, 3 into 2, 6, 6 plus 1 is 7, 7 into 2, 14, 14 plus 1 is 15, 15 2 जा 30, 30 plus 1 is 31, 31 2 जा 62, +1 करेंगे 63। तो 3 तरीके से ये आंसर आपका निकल सकता था। जो भी आपके माइंड में आए वो चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। ये सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए एक ये क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर। ये भी कल हमारे पेपर में आया था 7th को। ठीक है, 7 दिसंबर को ये पेपर में आया था। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और आपको आंसर बताना है। क्या बोल रहे हैं, मिनरल वाटर है 20 रुपए पर लीटर मेरे को मिल रहा है, उसको मैं, पानी है, दूध है 20 लीटर, वो 50 रुपए पर लीटर की उसकी कॉस्ट है, उसमें ऐड करके 60 रुपए का मिक्सचर पूरा का पूरा मैं सेल कर रही हूँ। ठीक है, और मेरे को 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये बताओ कि जो मिनरल वाटर ऐड किया गया है वो कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। मैंने आपको एक टेक्निक सिखा रखी है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि ठीक है, प्रॉफिट पे या लॉस पे जो भी आपकी वैल्यू है उसको आप बेच रहे हो किसी वैल्यू पे, तो यहाँ पे जो रेशो निकल के आती है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में सीपी की रेशो निकल के आती है। तो यहाँ पे भी तो प्रॉफिट एंड लॉस की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास रेशो निकल के आएगी किसकी, मिक्सचर की, कि मिक्सचर में कितना दूध है और कितना पानी है। अब मान लो यहाँ पे जितने का अमाउंट का मैं मिल्क का कंपोनेंट बेच रही हूँ, ये 1 लीटर मिक्सचर बेच रही हूँ, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मिल्क है और तो यहाँ पे वाटर है। मिल्क कितना है, 50 रुपए पर लीटर, वाटर कितना है, 20 रुपीज पर लीटर। और अब यहाँ पे मैं इसको जब सोल्व कर रही हूँ तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे, ये आ रही है 3 और ये आ रहा है यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये रेशो हमारी यहाँ पे निकल के आ रही है, सॉरी 3 नहीं 4 आएगा ना, 40 में से 20 जाएंगे, 40 बचता है। तो यहाँ पे जो रेशो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, ये रेशो आ रही है मैम 40 और 10 आ रहा है, तो रेशो कितनी आ रही है, 4:1 आ रही है। और मिल्क और वाटर ये चीज मैंने ली है, यहाँ पे मिल्क लिया है, यहाँ पे वाटर लिया है, तो इसका मतलब जो मिक्सचर है ना उसमें वाटर और मिल्क की जो रेशो है वो 4:1 है। अब क्योंकि मिल्क और वाटर की रेशो यहाँ पे 4:1 है और मेरे को पता मिल्क कितना था, 20 लीटर था,
तो 20 लीटर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 5 लीटर आपको मिल्क ऐड करना पड़ेगा अगर आप 400 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। अब आपको अगर ये लग रहा हो कि मैम इसको कैसे देखें, हमें तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, कि डर लगता है अप्लाई करने में कि एग्जैक्ट सही आंसर आया भी है नहीं, तो मैं आपको इसको चेक करना भी सिखा देती हूँ। देखो मिल्क जो है वो 50 रुपए पर लीटर है, जो वाटर है वो 20 रुपए पर लीटर है। अब मेरे को यहाँ पे मैंने निकाला कि 20 लीटर तो मेरे पास क्या है, मिल्क है, और यहाँ पे 5 लीटर मैंने वाटर लिया, तो मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, 20 लीटर 50 रुपए के हिसाब से है, प्लस 5 लीटर 20 रुपए के हिसाब से है, तो यहाँ पे खर्चा कितना आया, 1000 रुपया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 100 रुपए, ठीक है, तो 1100 रुपए का मेरा खर्चा आया। और अब मैंने क्या किया, मैंने उसको 60 रुपए में बेच दिया। टोटल मिक्सचर कितना बना, 25 बना, 20 मिल्क 5 वाटर, इसको 60 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे बने 1500 रुपए। तो आप देख रहे हो ये तो मेरा सेलिंग प्राइस हुआ 1500, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ 1100, डिफरेंस कितने का है, 400 का। क्वेश्चन में 400 ही तो बोला हुआ था प्रॉफिट, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकलता है। ठीक है, ये जो टेक्निक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये आपको क्या बताती है, ये टेक्निक आपको बताती है कि आप यहाँ पे जितना भी पैसे है ना, पैसों की बात थी क्योंकि हमें ये नहीं पता कितना पानी ऐड हुआ है, बट ये मेरे को पता है कि यहाँ पे कितने रुपए का 1 लीटर पानी है और कितने रुपए का 1 लीटर मिल्क है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उनकी वैल्यू लिख ली, कॉस्ट प्राइस लिख लिया, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पे दिया हुआ था कि 60 रुपए में आप उस मिक्सचर को बेच देते हो, मिक्स करके 60 रुपए में बेच दिया। अब 60 रुपए में अगर बेचा तो इनकी क्वांटिटी कितनी होगी मिक्सचर की, 60 में से 20 को माइनस करोगे 40, 60 में से 50 को माइनस करोगे 10, रेशो निकल के आई 4:1। ये जो रेशो निकल के आती है ना, ये होती है मिक्सचर के केस में कि टोटल मिक्सचर में कंपोनेंट कितना है मिल्क का और वाटर का। मिल्क का कंपोनेंट है 4/5, वाटर का कंपोनेंट है 1/5। तो अगर 5 हिस्से हैं तो 4 हिस्से दूध के हैं, 1 हिस्सा पानी का है। अब मेरे को ये पता है कि 20 लीटर मिल्क था, मतलब 4 हिस्से की वैल्यू 20 है, 1 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आंसर निकाल लिया मैंने, ठीक है, ये निकल गया आंसर। अब मैं आपको इसको चेक करना सिखा रही थी, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। ये आपका कॉस्ट है, ये आपका सेलिंग प्राइस था, तो ये आपने सेलिंग प्राइस निकाला, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमारे पास निकल के आता है प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा ऑब्वियसली, एंड क्वेश्चन में भी प्रॉफिट बोल रखा है। तो आई होप कि आपको इसकी जो इन डेप्थ है वो भी समझ आई होगी कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, उस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका मैम क्या कर सकते हैं, वो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि मिल्क तो मेरे को पता है 1000 रुपए का है, और यहाँ पे मेरे को वाटर नहीं पता कितने का है, क्योंकि वाटर कंपोनेंट तो मेरे को पता नहीं। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने इसको मान लिया x, ठीक है, x इंटू 20, तो यहाँ 100 की जगह 20x आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो मेरा सीपी है, इस सीपी में मैं 400 रुपए ऐड कर लूं तो यहाँ पे मेरे को कितने का यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे x कंपोनेंट है, ठीक है, प्लस 20 है, वो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी लूंगी वो 20 लीटर तो दूध होएगा ही होएगा, कुछ ना कुछ वहां पे पानी भी होएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अरे यार, जितना सीपी बना 1000, एक सेकेंड, 1000 प्लस 20x, ठीक है, 1000 प्लस 20x लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि कितना इसका कंपोनेंट है, प्लस करोगे इसमें 400, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है, तो यहाँ पे एसपी के बराबर हो जाएगा वो। इसमें से एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। मैंने आपको तरीके सिखा दिए, सबसे बेस्ट तरीका है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्योंकि ये एक टेक्निक है, जब हम इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन भी बता देती हूँ लगे हाथ। अभी पेपर में यहाँ पे तो एक ये क्वेश्चन आ गया, पेपर में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक मटेरियल है, मान लो S1, एक आइटम है S2, दो आइटम है, एक आइटम को मैंने बेचा 20% के प्रॉफिट पे और एक आइटम को बेचा 10% के लॉस पे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, और दोनों को बेचने के बाद मेरे को ना तो कुछ प्रॉफिट हुआ ना कुछ लॉस हुआ। तो यहाँ पे आपको ना अगेन ऐसे ही मिक्सचर एंड एलिगेशन के लिए यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से बनाओगे देखना इसमें। तो यहाँ पे मैंने एक चीज को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, एक चीज को 10% के लॉस पे बेचा, और मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, तो यहाँ पे 1:2 बन जाएगी। तो यहाँ पे ना आपको ये मिल जाएगी रेशो, और ये रेशो किसकी है, कॉस्ट प्राइस।
कि दो आइटम्स थी ना S1 और S2, उनकी रेशो की प्राइस की रेशो उनकी इतनी है। आपसे बोला जाएगा कि एक S2 है, मान लो वो मैंने खरीदा था 200 रुपए का, तो बताओ कि जो सेलिंग प्राइस है SP ऑफ आइटम 1 वो कितना होगा। अब मेरे को ये पता है दो की वैल्यू 200 है तो एक की वैल्यू 100 हो जाएगी। अब इस वैल्यू को मैंने 20% प्रॉफिट पे बेचा है तो 120 SP निकल के आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि एक क्वेश्चन से हमने जो भी चीजें यहाँ पे सीखी हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। SP ऑफ S1 आइटम हमने निकालनी थी, इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन टेक्निक आपको हेल्प करती है, क्लियर। चलें आगे। ये क्वेश्चन भी आपसे फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में आई थिंक पूछा गया था, फर्स्ट डे 6 दिसंबर को। यहाँ पे पहली शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि ट्रेन जो है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की। यहाँ पे पूछा गया कि दो ट्रेन है अलग अलग समय पे चलती हैं तो मीट कब करेंगी। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन है ना सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए हैं। मैंने आपको इतनी मैराथन्स दी हुई हैं, इसी चैनल पे मैराथन्स पढ़ी हैं, देखो और उनको कवर कर सकते हो तो उनको भी कवर करो, वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। रिसेंटली एक दो मैराथन डाली थी DI की भी, मैथ्स की भी, वो भी इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Train leaves point A at 5 AM and reaches point B at 9 AM. Another train leaves point B at 9 AM and reaches point A 10:30 AM. तो बताओ कब वो दोनों ट्रेन मिलेंगी। अब एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक ट्रेन यहां से चली ट्रेन 1, एक ट्रेन यहां से चली ट्रेन 2, तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी ना। तो वो मीटिंग पॉइंट आपको बताना है कि किस टाइम पे वो मीट करेंगी। 5 बजे चल के 9 बजे पहुंच रही है, यहां से मैं एक चीज निकाल सकती हूँ, दैट इज टाइम। इसको लग रहे हैं 4 आवर्स, किसको, ट्रेन 1 को। T1 का टाइम है 4 आवर्स। ट्रेन 2 जो है वो कितना समय ले रही है, वो समय ले रही है 7 बजे चल के, नहीं 9, ये 7 आएगा यहाँ पे, 9 नहीं आएगा, सॉरी इट इज 7। ध्यान देना ये 7 है, ठीक है। 7 बजे चल रही है और 10:30 बजे पहुंच रही है, 7 बजे चल रही है 10:30 पहुंच रही है, तो यहाँ पे इसको कितना टाइम लग रहा है, 3.5 आवर्स, या मैं बोल सकती हूँ 7/2 आवर्स, ठीक है। 7/2 आवर्स इसको लग रहे हैं, पॉइंट्स में ना लेके जाते हुए। तो टाइम हमारे पास है और कुछ भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है हमारे पास, डिस्टेंस ये पता है सेम है, पर कितना है ये नहीं पता। और एक और चीज, मेरे को स्पीड नहीं पता, पर मेरे को ये चीज पता है क्योंकि दोनों एक दूसरे डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ऐड, ठीक है। तो टोटल स्पीड जो इसकी स्पीड है और इसकी स्पीड है वो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या चीज है, रिलेटिव स्पीड है, टाइम हमारे पास है। अगर आपको एक चीज याद आ रही हो, जब हम वर्क, टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना कि ये दिया होता है A एक काम को 20 दिन में करेगा, B एक काम को 30 दिन में करेगा, ठीक है। और काम आपको बताना है कि दोनों मिलके कब करेंगे, तो वैसा वैसा ही केस बन गया यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, ट्रेन 1 है वो 4 आवर्स ले रही है, ट्रेन 2 जो है वो 7/2 आवर्स ले रही है। अब मेरे को टोटल डिस्टेंस भी निकालना है, मेरे को नहीं पता कितना है, और मेरे को एफिशिएंसी यानी कि स्पीड भी नहीं पता कितनी है, तो वो चीज मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी। अब कैसे कैलकुलेट करना होता है,
जब भी आपके पास डिवाइड में नंबर होता है इसको भूल जाओ एलसीएम लेते हुए। 7 4 जा 28, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 7, इसको सॉल्व करेंगे 4 आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 2 था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी, 7:8 बन जाएगी, ठीक है। ये बन गई स्पीड। अब डिस्टेंस इतना है, स्पीड आपके पास इतनी है, तो नॉर्मल अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं कि मैम स्पीड में यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसमें स्पीड को ऐड करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। पर नहीं, एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। वो चीज क्या है, वो चीज देखो, वो ये है कि ये तो 5 बजे निकल गई थी, ठीक है, और ये ट्रेन 7 बजे निकली है। अब इनका निकलने का टाइम अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट से। तो ये जो ट्रेन 1 है जो 5 बजे निकल चुकी थी पॉइंट ए से, वो 7 बजे तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी। कितना करेगी, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस वो कवर कर सकती है उतना। तो ट्रेन 1 जो है वो 1 घंटे में 7 डिस्टेंस कवर करती है, तो 14 डिस्टेंस तो वो आराम से कवर कर लेगी। टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना था 28, तो 28 में से 14 तो ऑलरेडी कवर कर लिया, तो यहाँ पे 14 डिस्टेंस बचा। अब ये जो 14 डिस्टेंस है यहाँ पे 7 बजे, और ये जो बी पॉइंट है यहाँ से ट्रेन चली है 7 बजे। अब ये कैसे मीट करेंगी, इनकी स्पीड रिलेटिव स्पीड बनेगी। इनकी स्पीड रिलेटिव स्पीड बनेगी तो टोटल स्पीड हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और 8 को ऐड करेंगे तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब कितना डिस्टेंस रह गया, 14 रह गया मैम, और स्पीड कितनी है, 15 है। टाइम बाय स्पीड करेंगे, ठीक है, टाइम बाय स्पीड ही तो यहाँ पे क्या, सॉरी, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे क्योंकि तभी तो हमारे पास टाइम निकलेगा। तो डिस्टेंस कितना रह गया, 14, टाइम स्पीड कितनी है 15, तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 14/15, और यहाँ पे देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये बन जाएगा, क्योंकि मिनट्स में लेना, ध्यान रखना ये आवर्स है, 15 किलोमीटर पर आवर है ना, तो मेरे को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 56 मिनट्स हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट्स में नंबर आ रहा है, तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया मैंने। और 2 घंटे से ऑलरेडी वो ट्रेन है जो चल रही थी, तो 2 आवर्स और 56 मिनट्स के बाद यहाँ पे जो ट्रेन है वो मीट करेंगी। तो मीटिंग टाइम क्या होगा, ये नहीं देखना 2 आवर्स 56 मिनट, आपको ये देखना है 56 मिनट पे वो मीट करेंगी। पर वहां पे 5 बजे से वो ट्रेन चली हुई है, तो 7:56 पे ये टाइम पे दोनों ट्रेन जो है वो मीट करने वाली हैं, क्योंकि वो 7 बजे चल रही है और दूसरी ट्रेन को भी मैंने 7 बजे का टाइम यहाँ पे ले लिया था। क्योंकि मैंने दोनों का टाइम 7-7 बजे लिया था, तो आफ्टर 56 मिनट्स वो मीट करने वाली हैं, तो टाइम विल बी 7:56। अगर आंसर में ये पूछा होता कितने मिनट के बाद मिलेंगी, तो हम लिखते 56 मिनट्स, ठीक है, तो हम लिखते 56 मिनट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखो। और यहाँ पे एक चीज आपको मैं सिखाना चाहूंगी और थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहूंगी बेसिकली, कि जब आपको सिर्फ टाइम दिया हो तो आप टाइम एंड वर्क की तरह टोटल डिस्टेंस और स्पीड अपनी कैलकुलेट करके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क बोथ आर सेम। टाइम के बराबर है, डिस्टेंस जो है वो टोटल वर्क डन के बराबर है, स्पीड जो है वो एफिशिएंसी के बराबर है। हर बार मैं ये चीज बोलती हूँ, तो इस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7:56 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन था जो नया क्वेश्चन हमें देखने को मिला। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, ब्रेक्स लगाई गई और ब्रेक लगा के उसका जो एक्सेलरेशन है ना उसने 0.5 किया, मतलब माइनस है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो गई, ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आप ये बताओ कि अगर वो रुक जाएगी ट्रेन तो उससे पहले कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सेलरेशन वाला टॉपिक हमने अभी डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, बट पूछ लिया गया है तो आगे से ये भी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आगे जो जून के लिए अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए, क्योंकि एक लेवल और अप लेके यहाँ पे जाया जा रहा है। यहाँ पे जो मोशन की इक्वेशन होती है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, उसके थ्रू हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो करते हैं 11th-12th में यूज करते हैं इसको, 10th में भी यूज करते हैं, बट साइंस में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए करते थे। मोशन चैप्टर अगर आपको याद हो 10th क्लास में पढ़ा करते थे फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 3, तो वहां पे ये चीज का यूज होता था।
बट पूछ लिया गया है तो मैं आपको इसको जरूर करवाऊंगी, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन आपको सिर्फ चीजें समझा देती हूँ कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, एक्सेलरेशन क्या होता है। जब आप कार चलाते हो तो वहां पे होता है ना एक्सेलरेटर, तो वहां पे क्या होता है, आपने एक्सेलरेटर प्रेस किया तो स्पीड एकदम से तो नहीं बढ़ती, धीरे धीरे स्पीडोमीटर में आप देखते होंगे तो धीरे धीरे वो जो सुई है वो आगे जाती है। ऐसा नहीं होता ना कि 0 से एकदम 100 पे जाती है, नहीं, वो पहले क्या करती है 10 20 30 40 इस तरीके से बढ़ते हुए 100 पे जाती है। वही चीज यहाँ पे ये एक्सेलरेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देख लो। यहाँ पे हमें दो स्पीड लेनी होती है, एक होती है इनिशियल स्पीड, एक होती है फाइनल स्पीड, ठीक है। दो स्पीड हम लेते हैं, एक होती है इनिशियल और एक होती है फाइनल। इनिशियल स्पीड क्या है कि स्टार्टिंग में कितनी स्पीड थी, एक होती है आफ्टर एक्सेलरेशन कितनी स्पीड बनी, ये दो होती है। इनिशियल स्पीड को u से डिनोट करते हैं, फाइनल स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, ठीक है, v से। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आ रहा है, मुझे पता है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगी क्योंकि एक्सेलरेशन मेरे को मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो सेम इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल स्पीड हो गई, और एक्सेलरेशन यहाँ पे ये दे रखा है, और बोल रहा है जब रुकेगी, रुकेगी मतलब फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, तो फाइनल स्पीड जो है वो 0 हो गई। ये चीजें क्लियर है। इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला अपने नोटबुक्स में लिख लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हम इसको करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या चीज है, सेकंड स्टेप में ये इक्वेशन आपको पुट करनी है, तो याद करनी है। थर्ड स्टेप क्या है कि डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करके, तो वैल्यूज को पुट कर दो। जो भी यहाँ पे डिस्टेंस, ये जो s होता है ये होता है डिस्टेंस, ये जो a होता है, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूज को पुट करके। अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगी, कितना बनेगा 25 का स्क्वायर 625, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 0.5 का 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस पे जाके इसको डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे कितना बना 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 इंटू 0.5 कितना है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 है ना, तो 0.5 का स्क्वायर 2.5 होता है, 0.25 होता है। 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 0.25 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0.5, तो 625 प्लस 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो लगभग हमारा जो आंसर है वो 625 के बराबर यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमें मिलने वाला है, और ये 1/5 बनेगा क्योंकि माइनस में है ना, वैल्यू कम हुई थी, ठीक है, एक्सेलरेशन से स्पीड हमारी कम हुई थी। तो ये चीज आप सोल्व करोगे 625 आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग है, बट इसमें एक चीज याद रखनी थी, वो थी ये इक्वेशन, और इक्वेशन में क्या चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। अब एक चीज यहाँ पे हमें समझनी है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रखी होगी, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन, उसके अकॉर्डिंग आप एस की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट नाउ ऑनवर्ड्स।